सीधे आज कॉन्क्रीट टॉपिक पे बात करूंगा। जब यूपीएससी की शुरुआत करने की बात होते हैं तो शुरुआत सबसे कठिन होता है। ठीक है, शुरुआत जब कैसे करें में होता है, शुरुआत कब करें यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप कैसे वर्ड पूछ रहे होते, बड़ी बात, ध्यान से मेरी बात को सुनना, तो कब करें, कहां करें, यह भी एक साथ पूछना पड़ता है। ठीक है, व्हेन सपोज दैट आपका बेस बिल्कुल निल है, निल बटा सन्नाटा है, आपने कभी यूपीएससी के बारे में सोचा भी नहीं था, अचानक से आपने किसी टॉपर को देखा, बोले अरे हमरे बिहार से नंबर 1 टॉपर, अब हमारा भी खून आज उबल रहा है, और आपका खून उबलना शुरू हुआ और आपने कहा अगले साल हम भी टॉपर बन जाए। किसी वीडियो देखा, बोला अरे एक साल में आईएएस टॉपर बना, अरे हम भी अगले साल टॉपर। अच्छा, निल बटा सन्नाटा है, नीचे से तुम्हारा सारा बेस गायब है। अब आपने कहा कि शुरुआत कैसे करें, बोले किसी ने कहा एनसीईआरटी पढ़ लो, किसी ने कहा अरे एनसीईआरटी टाइम खराब करेगी। अरे सीधे जब तुम्हारे पास एक ही साल टाइम है, कूद पड़ो यार, बिपिन चंद्रा लेके धाए से एकदम कूद पड़ो। अब तुम सुनो यार, एक साल में आईएएस बनना है और मन में एकदम उबल रहा है, अगले साल हमारा भी फोटो चारों तरफ लॉन्च करेगा, हम भी जो है वो यूट्यूब में आएंगे, चारों तरफ ये करेंगे। अब आपने क्या किया, बिना अपनी स्थिति को जाने, मेरी बात को ध्यान से समझना, बिना अपनी स्थिति को जाने, स्थिति का मतलब है कि मैं अभी किस लेवल पे हूं, क्या मेरे फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं, क्या मैं किसी सब्जेक्ट, जब मैं फंडामेंटल्स की बात करता हूं, जब मूलभूत सिद्धांतों की बात करता हूं, क्या होते हैं फंडामेंटल्स। बोले अरे सर बिपिन चंद्रा पढ़ लेंगे हो जाएगा फंडामेंटल, नहीं होता है। पहले होता है फंडामेंटल्स में नियम नंबर 1 होता है जानना, पहले होता है जानना, फिर होता है टू नो कि है क्या ये, बेसिकली क्या है ये मुगल साम्राज्य, क्या है ये मौर्य साम्राज्य, क्या है भारत में जो है वो विदेशी नीतियां, क्या है आंतरिक सुरक्षा। पहले होता है टू नो, जानना, फिर उसको प्रयोग करना, टू अप्लाई। वर्ड यूज करते हो ना तुम लोग कि फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए, कॉन्सेप्ट बड़ा इंटो, क्या होता है फंडामेंटल, किस चिड़िया का नाम है। सबसे पहला होता है स्टेप नंबर 1 टू नो, जानना, फिर उसको अप्लाई करना, प्रयोग करना कि मैं इसको कहां अप्लाई कर सकता हूं, एंड देन हम यहां करते हैं सोचना, टू थिंक कि मैं इन सिद्धांतों का प्रयोग करके किस नए सिद्धांत के बारे में बात कर सकता हूं। मैं मोदी डॉक्ट्राइन और गुजराल डॉक्ट्राइन को मिलाकर अपनी भारत की नेबर पॉलिसीज में इन सिद्धांतों को कैसे अनुप्रयोग में लेकर आ सकता हूं। कैसे मैं गांधी के अहिंसावादी सिद्धांत को, यानी गांधी का जो नॉन वायलेंस का कॉन्सेप्ट है, उसको मैं अपनी फॉरेन पॉलिसी में इन्वॉल्व कर सकता हूं। कैसे मैं चाणक्य की नीति का इस्तेमाल कर सकता हूं, क्या चीजों की नीतियों का इस्तेमाल करना है जहां मुझे थिंकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होना है। जब आप इन प्रोसेस को इन्वॉल्व करते हैं तो हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल स्ट्रांग करना। फंडामेंटल स्ट्रांग करने के थोड़ा मतलब है कि सुबह अभी बच्चे ने पूछा कि सर मन में पढ़े या बोल बोल पढ़े, पढ़ डालो, और जब पढ़ डालो तो पहली बार में तुम सोचते हैं भाई साहब यस ये किताब हमने खत्म कर ली, अब तो हम जो चाचा चौधरी हो गए। बस दिक्कत यही है ना कि चाचा चौधरी और साबू के साथ यही बड़ी समस्या यहां पर हो जाएगी तुम्हारे लिए। तो जो आपको सबसे पहले अपनी स्थिति को डिफाइन करना होता है, मैं कहां हूं, इसी के हिसाब से आपको यह तय करना पड़ता है कि मुझे इस तैयारी में कितना समय देना है। मैं 0 लेवल पे हूं और मैंने बोल दिया अरे अगले साल तो भैया तुम्हारा जो है टॉप 10 में आ रहा है, टॉप 1 में आ रहा है, दैट मीन्स कि अब आप कभी भी उसके साथ जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। तो अपना समय तय करो कि मुझे कितना समय लगाना है। मुझे फंडामेंटल बनाने के लिए 3 लेवल तय करने पड़ेंगे। टू नो, सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन तो हो जाए सब्जेक्ट में। जिंदगी में नहीं पता था बाबर कौन है, मुगल साम्राज्य ने क्या किया, भारत की विदेश नीति क्या है, भारत में जो है वो फंडामेंटल्स क्या है, भारत की आंतरिक सुरक्षा क्या है, भारत के कृषि कानून क्या है, लैंड रिफॉर्म्स क्या है, कॉर्नवालिस ने क्या किया, मुझे कुछ नहीं पता। और बोले भाई साहब एक साल में हम आईएएस बनेंगे, इस बार हम भी जो है वो बड़का टॉपर बन के दिखाएंगे, कुछ का कोई फायदा नहीं निकलने वाला। ठीक है, पहले आपको जानना पड़ेगा कि पहले लेवल में मुझे जानना, अब जानने के लिए मुझे कितना समय लगेगा और जानने के लिए मेरे सोर्स क्या होंगे। क्या मैंने कहा कि अगर मुझे लेवल 1 पे जाना है तो मुझे जानने के लिए कितना समय लगेगा, टू नो टाइम, और कितने स्रोत की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ये मेरे लिए बहुत, और प्रक्रिया क्या होगी जानने की। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग यहां पर एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी सबसे बेसिक फंडामेंटल है, जहां पर एनसीईआरटी में हम जब पढ़ते हैं तो हमें उसकी जानकारी पता चलती है, क्या है ये सब्जेक्ट। बच्चों की तरह, छठी क्लास के बच्चों की तरह सिखाया गया कि वो देखो तुमने ध्रुव तारा देखा है कि नहीं देखा है, वो नॉर्थ में क्यों चमकता, वहां बात करते हो कहानियों के साथ आपको बेसिक फंडामेंटल आपका कवर कराएगा। तो आपको पता चलता अच्छा नॉर्थ पोल के ऊपर 90 डिग्री पे जेनिथ एंगल 0 लगाते हुए यहां पर जो है एक ध्रुव तारा, पोलैरिस स्टार हमें दिखाई पड़ता है। आपको पहली बार जानकारी होती है कि यार ये चमकता हुआ तारा है, इसका एंगल बेसिकली क्या है।
तो ये चीजें आपको पता चल, तो बेसिकली जैसे एनसीईआरटी की बुक्स हो गई, या जिसको हम लोगों ने कॉन्सेप्टर कहा है, हमारा कॉन्सेप्टर जो बैच इसी बेसिस पे हमने बनाया थे 3 स्टेजेस पे, कि जहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट की जानकारी होती है, हम डिबेट करते हैं, उसमें कुछ चीजें याद होती है, कुछ चीजें याद नहीं होती। अब जैसे कॉन्सेप्टर के बच्चे, आपने देखा होगा, अभी मेरे पास एक बच्ची का मैसेज आया, आज मैंने सोशल इश्यूज डिस्कस किया, जहां पर मैंने एक नए लेवल पे, उसने क्या हुआ, पिछले साल भी मैंने सोशल इश्यूज से क्लास शुरू की, लेकिन वो फंडामेंटल बेस पे क्लास थी, तो उसने फंडामेंटल बेस पे वो क्लास पढ़ी थी, मैंने एनसीईआरटी के आसपास उस क्लास को रखा था। अब आज जब मेरा सुबह डिस्कशन हुआ, समावेशन पे डिस्कशन हुआ, जहां पर मैंने आज समावेशन एक्सक्लूजन इन पे डिस्कशन किया, मैसेज आया कि सर लास्ट ईयर भी मैंने ये क्लास की थी, बहुत अच्छे से क्लास की, लेकिन इस बार का डिस्कशन बिल्कुल ही अलग लेवल पे है, और 1 घंटे में जो आपने डिस्कशन कर दिया, 2-2 घंटे में मेरा उसमें थॉट प्रोसेस चल रहा है, और इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर मुझे दिखाई पड़ा। यही डिफरेंस है, जहां आप उसको अप्लाई करते हैं, टीचर आपके साथ नए नए प्रयोग करता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको सबसे पहले जानना है, फिर अनुप्रयोग करना है। अनुप्रयोग करने का मतलब, जैसे मान लो कल को मुझे मेंस देना है, मुझे सेकंड लेवल मुझे देना है और मुझे तैयारी करनी है, ठीक है, सेकंड लेवल। अब सेकंड लेवल में मान लो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के सतत विकास के लिए, भारत के दीर्घकालिक विकास के लिए भारत की सतत आर्थिक समृद्धि ही एक कुंजी है। मैंने कल ये क्वेश्चन जो है अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में दिया था कि आंसर राइटिंग जो बैच हमारा पावर राइटिंग बैच है। तो अब आपको क्या पता है, आपको एक पता है कि भारत का सतत आर्थिक विकास क्या होता है, दूसरा पता चला कि भारत के दीर्घकालिक जो उसकी महत्वाकांक्षाएं हैं, जो विश्व में उसको आगे जाना है, उसके लिए वो किस रूप में सामने आ सकता है। अब ये 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट को जोड़कर आपको क्या करना है, एक उत्तर लिखना है या एक निबंध लिखना है। 125 मार्क्स, 1250 के आसपास शब्द इस्तेमाल करने हैं, या 150 से 200 शब्द इस्तेमाल करने हैं, जो भी रिक्वायरमेंट आ रही हो। अब मुझे 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट को जोड़कर, मुझे जो मैं जानता हूं, मेरी बात को ध्यान समझना, उसको मुझे क्या करना है, प्रेजेंट कर देना। यानी उसका क्या करना है, सेकंड लेवल पे मुझे जब उत्तर लेखन जिसे आप लोग कहते हैं, या मेंस आंसर राइटिंग कहते हैं, या मैं इसको बोलता हूं कि जो तुम जानते हो उसको क्या करना है, अनुप्रयोग करना है। क्यों अनुप्रयोग, क्यों मैं इसको कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप लोग मेरे आंसर राइटिंग पावर राइटिंग मैच में होगा तो मैंने आपको बताया एक चीज सिखाई थी, पर्सनलाइज योर एग्जांपल्स। यानी आप जो भी बात कहोगे अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए, करंट में जो चीजें चल रही हैं, जो रिलेवेंट चीजें चल रही हैं, उसके साथ आप उसको जोड़ दोगे। तो जब जोड़ दोगे तो क्या होगा, हर बार कुछ नया उसमें आप दोगे, कुछ चैलेंजिंग पार्ट दोगे। इसी को हम लोग अनुप्रयोग कहते हैं। और कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां तुम्हें सोचना पड़ेगा कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। एथिक्स पेपर में बहुत से निर्णय लेने क्वेश्चन में कि आप आईएएस बन गए, आपका दोस्त आता है जिसने आपकी बड़ी मदद की थी और कहता है बहन की शादी है और तुम उसी विभाग के अध्यक्ष हो, हेड हो, तो तुम क्यों नहीं यार 4 बोरा चीनी निकलवा देते हो। तब ये क्वेश्चन कहीं रटे नहीं जा सकते। यहां तुम्हें सोचना पड़ेगा कि एक्चुअली में मेरे पास, मुझे मेरे टीचर ने एथिक्स, इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा, इनके सिद्धांत पढ़ाए थे, मोरालिटी के सिद्धांत पढ़ाए थे, कर्तव्य के सिद्धांत पढ़ाए थे, तो क्या मैं यहां अप्लाई कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। तो इस तरह से जो हम लोग बहुत महत्वपूर्ण तरीके से अपनी बात कहते हैं, उसको हम लोग थर्ड लेवल कहते हैं, कि जहां पर हम थिंकिंग करते हैं कि नए तरह के प्रश्नों का जवाब हम क्या दे सकते हैं। अब सवाल यह है कि मुझे डेवलपमेंट चाहिए या मुझे पर्यावरण चाहिए। अगर तुम कहोगे नहीं पर्यावरण चाहिए, तो बाबू तुम्हारे घर में बिजली ना आए, अभी स्टूडियो में बिजली चली जाए, मैं तुम्हें ना पढ़ा पाऊं, तो फिर क्या होगा, तुम्हारी शिक्षा रह जाएगी। तो सवाल है कि दीर्घकालिक और अल्पकालिक यानी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स में से मुझे बैलेंस कैसे करना है। और जब मेरे पास कोई बना बनाया जवाब नहीं हो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास कोई बना बनाया जवाब नहीं है तो मैं कहां से लेकर आऊंगा। मान लो मेरी ये किताब मुझे हेल्प नहीं कर पा रही है कि मुझे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट की तरफ जाना चाहिए या मुझे पर्यावरण संरक्षण की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि बिजली कोयले से हटाकर हम पन बिजली का इस्तेमाल करके भी तो पर्यावरण को बचा ही रहे हैं। लेकिन हम उस चक्कर में अपनी नदियों का इकोसिस्टम डिस्टर्ब कर रहे हैं, और जिसकी वजह से हमारे पहाड़ जो है वो क्या हो रहा है, नदियां जो है वो एक प्रभाव पैदा कर रही हैं, गाद लेकर आ रही हैं, और उसकी वजह से बड़ी मात्रा में जान माल का नुकसान होता चला जा रहा है। अब सवाल है कि यहां पर मेरे पास कोई बना बनाया उत्तर नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पर चिंतन करना पड़ेगा, मुझे थिंकिंग करनी पड़ेगी, मुझे सोचना पड़ेगा। डन है, मुझे सोचना पड़ेगा। और जब मैं सोचूंगा तो कुछ नए तर्कों को जन्म दूंगा।
मेरी बात को ध्यान से समझना। आज की डिबेट अगर तुम्हें समझ में आ गई तो यूपीएससी में तुम्हें आगे कभी भटकने के चांसेस नहीं रहेंगे। लेकिन अगर तुम नहीं समझ पाए और भटकते रहे किताबों के चक्कर में, इस तरह सोचते रहे कि सर हम मन में पढ़ें या बोल बोल के पढ़े, तो मैं तो तुमसे यह भी कहूंगा कि सर के बल खड़े होकर पढ़ो, शीर्षासन करके पढ़ो। हो सकता है ब्लड सप्लाई बढ़ जाए, हो सकता है पत्थरों की नलिकाओं में कुछ रक्त प्रवेश कर जाए, और हो सकता है तुम कुछ समझ भी जाओ। लेकिन यहां मुद्दा वो है ही नहीं है। यहां तुम देश के सबसे जटिल इम्तिहान में हो। यहां तुम्हारी मोहब्बत लवासना है, और वो तो मोहब्बत तो हमेशा क्या करती है, बलिदान मांगती है। और ये तो तुमसे पूरा जीवन ही मांग ले रही, कह रही पूरा सोच ही बदल दो, पूरे अपने जीवन के आयाम बदल दो, तब पहुंचोगे। तो ये बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? नाउ यू हैव टू डिसाइड एनसीईआरटीज क्या है। एनसीईआरटीज होती हैं अपने सब्जेक्ट को जानने की प्रक्रिया। अगर मैं तुमसे कहूं कि एनसीईआरटी क्या होती है, तो एनसीईआरटी होती है अपने विषय, अपने सब्जेक्ट को लेवल 1, अभी मैंने समझा दिया ना, लेवल 1 जानने की प्रक्रिया की शुरुआत, यह है एनसीईआरटी। अब तुम तय करो कि क्या तुम्हारे पास बेसिक्स क्लियर है, क्या सब्जेक्ट को लेकर तुम्हारी जानकारी है, क्या सब्जेक्ट से तुम्हारा साक्षात्कार हो गया है। क्योंकि तुम जानोगे नहीं तो प्रयोग कर नहीं पाओगे, प्रयोग कर पाने की तुम्हारे अंदर इच्छा नहीं होगी, तुम कभी सोचने की क्षमताओं में शामिल नहीं हो पाओगे। फिर जब तुम्हारे सामने मेंस में प्रश्न आएगा इस तरह का कि विकास बनाम अतिवाद, कृषि कानून बनाम कृषकों के हित, राज्य बनाम संघ जिसके बारे में बात होगी, केंद्र बनाम राज्य की बात होगी, न्यायपालिका की सक्रियता की जब बात होगी, तो तुम ऐसे सर खुजलाओगे इसमें हम लिखें क्या, और एक बहुत ही खूबसूरत मौका तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, बहुत ही खूबसूरत। तो अब तुम्हें तय करना है कि मैं किस स्टेज में हूं। क्या मैं जानने की प्रक्रिया पूरी कर चुका हूं किसी भी माध्यम से। क्यों हमने 2 साल का कॉन्सेप्टर बैच बनाया, इसीलिए बनाया। हम एक बार में पढ़ा देते हैं हिस्ट्री, हमें आती नहीं थी क्या कि आज बार थोड़ा सा हम पढ़ाएंगे फिर अगली बार फिर सीख कर आएंगे। नहीं, कम से कम ओजान के बारे में तो ये नहीं कहा जा सकता। तो क्यों हमने 2 साल, क्योंकि हम जानने, अनुप्रयोग करने और सोचने की प्रक्रिया में, कि हां सर ने बताया था कि समाज कैसे मल्टी लेयर होता है, समाज में किस प्रकार के फ्रिक्शन होते हैं, बहिष्करण किस रूप में होता है। तो यही कारण है कि अब वो कह रहे हैं कि मैं डिबेट में शामिल हूं। और जब टीचर के साथ डिबेट में आप शामिल हो जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं, तो आपके अंदर ऑलरेडी जो है सोचने की क्षमता जन्म ले लेती है। क्लियर है? तो अब आप एनसीईआरटीज, अब मुझे तुम बताओ जानने की प्रक्रिया क्या अधूरी हो सकती है। अब तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूं, क्या जानने की प्रक्रिया अधूरी हो सकती है। मान लो मैं एग्जांपल देता हूं, मैं तुमसे एक फिल्म की कहानी सुना रहा हूं, फिल्म की कहानी सुना रहा हूं, और मैंने कहा कि वो पहुंचा और उसने चाकू मार दिया पेट में और वहां से भाग गया, और भागते हुए अपनी मां के घर में जाकर छुप गया। तुम कुछ एक मिनट सर, एक मिनट, समझ में नहीं आया। अबे किसने किसको चाकू मार दिया और किसकी मां के घर पे जाकर छुप गया? क्योंकि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं नहीं जान पा रहा हूं आप बेसिकली बात क्या कह रहे हैं, और किसके लिए वो उसने बदला लिया। तो मैंने कहा कि भाई इसमें हीरो जो था उसने जो है उसको फलाने को चाकू मार दिया। क्यों? क्योंकि उसको अपने परिवार को बचाना था, फॉर एग्जाम्पल। तो आप कहेंगे हाँ अब कहिए ना सर पूरी बात, पूरी पिक्चर तो सुनाइए। आप तो इंटरवल से मुझे पिक्चर बताने लगे कि इससे पहले क्या हुआ, उसके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, इसका उसका का नाम क्या था। ठीक है, तो ये जो है वो आप इसके बारे में बताइए मुझे। तो अगर मैं आपसे कोई आधी अधूरी बात कहूं तो क्या समझ पाओगे? अब आप मुझे बताइए एनसीईआरटी मुझे पूरी पढ़नी चाहिए या 11th-12th की? कम्युनिकेशन की पहली शर्त है एनसीईआरटी में, पहली शर्त है। देन यू गो टू द, क्योंकि नॉलेज अधूरी रखोगे तो आगे सोचने की प्रक्रिया भी अधूरी होगी। तो मेंस में जब क्वेश्चन आएगा तो ऐसे खोपड़ी खुजलाओगे, क्या करें क्या ना करें, बड़ी मुश्किल है। तो आपको 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटीज कम से कम उसमें 6, 7, 8 की एनसीईआरटी ढंग से पढ़नी चाहिए। इसलिए जब एनसीईआरटी आंदोलन मैंने शुरू किया तो 6, 7, 8 क्लास की एनसीईआरटी पर मैंने बहुत फोकस किया। और अगर आप इस बार प्री का पेपर देखकर आएंगे तो आपको यहां की एनसीईआरटी चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो या ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, 6, 7, 8 की एनसीईआरटी से तुम्हें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे।